जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के इस सेशन में मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन, इस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? ऑप्शन ए है 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहा है 1916 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए भारत लौट आए और भारत आकर के भारतीय राजनीति में इंटर्ड किए यानी प्रवेश किए, यानी 2 वर्षों तक भारत का भ्रमण किए। इसके बाद 1917 से भारतीय राजनीति में बिहार के चंपारण से प्रवेश किए। ओके, और फिर इन्हीं के प्रयासों से भारत 1947 में आज़ाद हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल एक्सप्लेन है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। अफ्रीका में अप्रैल 1893 से जनवरी 1915 ईस्वी तक यानी लगभग 22 वर्ष रहे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए वापस लौट आए और अफ्रीका में कब से कब तक रहे यानी कितने वर्ष तक, ये अभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग 22 वर्ष तक। कब से कब तक? 1893 से जनवरी 1915 ईस्वी तक। ओके, और फिर आगे कह रहा है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 इतने प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गए कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष तक रहे और वह 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए और फिर भारतीय राजनीति में ही वह सक्रिय रहे। अगला प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? ऑप्शन ए है चौरी चौरा में, ऑप्शन बी डांडी में, ऑप्शन बी कह रहा है चंपारण में और ऑप्शन डी कह रहा है बारदोली में। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, चंपारण से। चंपारण यानी बिहार से। ओके, और वह भी कब? 1917। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका भारत में पहला आंदोलन चंपारण ही था और वह तिनकठिया यानी नील किसानों से संबंधित मामला था। तो यह आपको ध्यान रखना है। वैसे चौरी चौरा भी गांधी जी से ही रिलेट रहा है और डांडी भी गांधी जी से ही संबंधित रहा है। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च या डांडी मार्च से ही प्रारंभ किए। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के दौरान, चौरी चौरा 1922 में घटना हो गई तो फिर असहयोग आंदोलन को रोक दिए। बारदौली भी गांधी जी से ही रिलेट था। यहाँ पर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो यह सभी महात्मा गांधी जी से रिलेट यह सभी आंदोलन थे। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1915 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी थे। यह भी आपसे पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1917 में प्रथम
सफल सत्याग्रह इनका 1917 में रहा। कहाँ से? चंपारण से। और चंपारण इनको बुलावा कौन दिया था? तो यहाँ पर है पॉइंट, यानी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया या आग्रह किया। और चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या था? 3/20वें हिस्से पर नील की खेती, जिसे 3 कठिया, यानी 20 बिस्वा का 1 बीघा होता था और 1 बीघे में यानी 20 बिस्वा में 3 बिस्वे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसीलिए इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा गया और यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस आंदोलन में यानी चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहा, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए है नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकन एंड ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर होगा डी, इंडियन ओपिनियन का। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो ध्यान रखना है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने भाषाओं में? 4, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन ए कह रहा है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी कह रहा है नमक आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी नील आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि यह कह रहा है प्रथम जन आंदोलन। तो प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, और नमक आंदोलन से तात्पर्य क्या है कि 1930 में डांडी मार्च से शुरू किए, यह भी आप जानते रहिए। इसका टाइम पीरियड 1930 नमक आंदोलन। नील आंदोलन आप जानते रहिए, नील आंदोलन अभी चंपारण में 1917 में नील आंदोलन से जुड़े। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं राउलट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कह रहा है निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? ऑप्शन ए है चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन बी कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन और नंबर 3 कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह, और नंबर 4 कह रहा है चंपारण। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, चंपारण 1917 आ जाएगा, 1917 में चंपारण आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है राउलट एक्ट आ जाएगा, इसके बाद राउलट एक्ट लागू होगा। ओके, 1919 में राउलट एक्ट, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह भी 1919, हालांकि 18 के लास्ट में, लेकिन राउलट एक्ट, सर सिडनी राउलट एक्ट के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था, राउलट कानून बनाया गया था। इसके विरोध में राउलट एक्ट, और इसी का विरोध करने के लिए जालियांवाले बाग में भारतीयों को द्वारा इकट्ठा हुए या भारतीय लोग इकट्ठा हुए
और ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर बिना सूचना के गोली चला दिया। ओके, तो जालियांवाला बाग। इसके बाद चौरी चौरा। चौरी चौरा 1922। तो यहाँ पर अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, 4 का मतलब 1, पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, और चौरी चौरा 1922 है तो लास्ट में हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1। तो 4 3 2 1 देखा जाए 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन ए कह रहा है 1, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2, यह भी नहीं होगा क्योंकि पहला 4 होना चाहिए। सी कह रहा है 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 1। इसका सही आंसर यही होगा। डी कह रहा है 3 2 4 1, यह भी नहीं होगा क्योंकि पहला 3 कह रहा है। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। एक्सप्लेन भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, नील की खेती के विरोध में। रौलट एक्ट या काला कानून या काला अधिनियम के विरोध में 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 1919 में। ओके, 13 अप्रैल 1919। इसके बाद कह रहा है चौरी चौरा की घटना 1922। चौरी चौरा गांव गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ओके, तो यह क्रम भी दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एग्जाम में बार बार यह क्रम पूछे भी जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 5 फरवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन सी है 2 फरवरी, और ऑप्शन डी है 6 फरवरी। इसका सही आंसर होगा ए, 5 फरवरी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए कह रहा है CR दास ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी BC पाल ने, और डी कह रहा है मदन मोहन मालवीय ने। इसका सही आंसर होगा ए, CR दास ने। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के विरुद्ध मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने किया था, और इसी प्रस्ताव में के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन डी का रहा स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं।
चौरी चौरा चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सी आर दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ओके, यानी इस स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। और कब? 1 जनवरी 1923 को। और इस पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप यह कह सकते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन और प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के पश्चात अथवा चौरी चौरा की घटना के पश्चात कांग्रेस में पुनः फूट पड़ गई। तो यह भी बात सही है, क्योंकि कांग्रेस से ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू निकल करके एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ऑप्शन बी कह रहा है भाषा की समस्या तीव्र हुई। ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े। ऑप्शन डी कह रहा है हिंदुओं को दबाया गया। इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफा कलाम पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। ओके, यानी यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद था वह कब समाप्त हुआ? तो 1924। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1924 में मुस्तफा कलाम पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष यानी आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा बी, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से फेमस थे या प्रसिद्ध हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर ये होगा महात्मा गांधी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं से तात्पर्य मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अली बंधु कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ओके, और यहाँ कह रहा है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, तो यह भी पूछा जाता है। और इसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12,
कह रहा है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए है एम एल नेहरू ने, बी कह रहा है जे एल नेहरू ने, ऑप्शन सी है आर के नेहरू ने, और ऑप्शन डी कह रहा है बी एल नेहरू ने। इसका सही आंसर होगा ए एम एल नेहरू ने। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था। ओके, यानी इसमें डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए शासन करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कर रहा है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है जे एल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है एम के गांधी, और ऑप्शन डी कह रहा है सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा बी जे एल नेहरू। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, देख लेते हैं हम लोग। 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया। भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है नमक कर समाप्त करने के लिए। इसका सही आंसर ये होगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। यह गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ध्यान रखना है गोलमेज सम्मेलन। इसी समझौते के बाद गांधी जी गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा, कह रहा है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। वह कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी कह रहा है बी डी सावरकर ने, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चाकी ने, एंड ऑप्शन डी है भगत सिंह ने। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ अभिनव भारत कह रहा है, तो अभिनव भारत क्रांतिकारियों के का एक गुप्त संगठन था और संगठन अभिनव भारत था, और इसका जो गठन बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बी डी सावरकर, पूरा नाम उनका विनायक दामोदर सावरकर था, द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। बी डी सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है एक राजनीतिक दल, ऑप्शन बी चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, ऑप्शन सी है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ऑप्शन डी कह रहा है
चीन का एक गांव जहां से माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, तो ये कामागाटा मारो नाम का एक जलपोत था। ओके, तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। और राजनैतिक दल नहीं था। चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, यह भी नहीं था। और ऑप्शन डी कह रहा है यह भी नहीं होगा। एक्सप्लेन भी है, इसको भी नॉलेजेबल है, देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हों। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सिंह एक जहाज कामागाटा मारो को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज यानी कलकत्ता नामक स्थान पर, समुद्र में बजबज पड़ता है किनारे। ओके, तो बजबज नामक स्थान पर कलकत्ता बजबज नामक स्थान पर पहुंचने पर यात्रियों और पुलिसकर्मी से तात्पर्य है ब्रिटिश सरकार से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो यह कामागाटा मारो क्या था? एक जलपोत था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कह रहा है किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर क्या होगा? डी चंद्रशेखर आजाद। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत नॉलेजेबल है। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शार्ट में HRA कहते हैं, की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया था। इसकी स्थापना में अन्य सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा भी सम्मिलित है। ओके, तो यह कब किया गया? 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और HRA की स्थापना, दोनों प्रश्न आप जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। HRA की स्थापना 1924 में कहाँ पर हुई? कानपुर में। ओके, जिसमें स्थापना के HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के समय सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारी उस समय मौजूद थे या इसमें शामिल थे। ओके, और फिर आगे चल करके 4 वर्षों पश्चात यानी 10 सितंबर 1928 को इसका नाम दिल्ली में चेंज कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ओके, यहाँ पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और यहाँ पर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। तो सोशलिस्ट शब्द को 1928 में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जतींद्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन बी कह रहा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर होगा ए जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जतींद्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे या बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें
बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। यानी वे उनकी मृत्यु कब हुई या कब मारे गए? 1915 में। कहाँ पर? बालासोर। बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी कह रहा 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहा 1970 ईस्वी, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन डी यहाँ होना चाहिए, ए प्रिंट हो गया, ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी। इसका सही आंसर ए होगा 1908 ईस्वी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वे यूरोपियन क्लब के बाहर निकल रहा था। परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 अप्रैल 1908 को 18 वर्ष की आयु में यानी सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, यानी फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 11 अगस्त 1908 को। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा। तो सब क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, जिन्हें फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बच गए थे। ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी कह रहा है सुखदेव, ऑप्शन सी सरदार भगत, ऑप्शन डी है राजगुरु। इसका सही आंसर होगा ए, बटुकेश्वर दत्त। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। ओके, तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई, अभी तो फांसी दिया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, और बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा और सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए है बम्बई कर्नाटक में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्वी बंगाल में, और ऑप्शन डी कह रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसका सही आंसर होगा पूर्वी बंगाल में। यह भी स्थान बर्रा डकैती बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलीन बिहारी दास ने अंजाम दिया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कह रहा है बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए कह रहा है अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी स्वदेश बांधव समिति, ऑप्शन सी व्रती समिति, ऑप्शन डी कह रहा है साधना समाज। इसका सही आंसर ये होगा अनुशीलन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में अरविंद कुमार घोष के भाई थे ने किया था। उन्होंने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा
जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ओके, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया था या भद्रलोक समाज ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में लेख लिखा था। ओके, तो यह क्रांतिकारियों से रिलेट है या संबंधित है, इसको भी जानते रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, करा निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, इसका तो किए थे गांधी जी। ऑप्शन बी कह रहा है बारदौली, बारदौली में गांधी जी नहीं गए थे। ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने डिस्कशन किया, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजे थे। तो बी में स्वयं गांधी जी नहीं गए थे। यहाँ कह रहा है किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया, तो बारदौली का नहीं किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किए, भारत छोड़ो आंदोलन का भी किए, खेड़ा सत्याग्रह का भी किए। इसका सही आंसर क्या होगा, तब बी हो जाएगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% यानी 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। और यही बारदौली की महिलाओं ने ही इस सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से भी भूषित किया। यह भी जानते रहिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। ऑप्शन ए करा राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वायकोम सत्याग्रह और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा सी वायकोम सत्याग्रह। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 ईस्वी में चला। त्रावणकोर केरल में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1918, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नागालैंड में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी कह रहा है मणिपुर में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। इसका सही आंसर होगा सी मणिपुर में। ओके, एक्सप्लेन को देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम आप लोगों को समझाते हैं। जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ। ओके, इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गाइडिनल्यू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि से विभूषित किया या उपाधि प्रदान किया। ओके, यानी रानी की, क्वीन की टाइटल से विभूषित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिया तरंग आंदोलन का स्थान क्या है, क्षेत्र क्या है, मणिपुर है। और इसके प्रारंभिक नेता यदुनांग थे, यह भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उनको फांसी की सज़ा देने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यदुनांग को, और फांसी की सज़ा दे दिया गया। तो फिर नागा महिला गाइडिनल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, और इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। ऑप्शन ए है अब्बास तैयब जी,
ऑप्शन बी कह रहा है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कह रहे हैं वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए अब्बास तैयब जी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के तत्पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता था, अब्बास तैयब जी ने किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए? ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए है बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी का है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 1930 ईस्वी में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 31 से 1 दिसंबर 31 तक चला। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी यस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यस राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन गए थे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी ने। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड लिथगो। एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वायसराय लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944 ईस्वी ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत छोड़ो आंदोलन इसी के
इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ओके, यह भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट किसके समय में चला? प्रारंभ हुआ 36 से 44 तक थे, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो थे, ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है बंबई, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा बी, वर्धा में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वार्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे वार्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 यानी 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी उषा मेहता एंड ऑप्शन डी करा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, उषा मेहता। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था और किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बंबई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सहित कई नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था इसमें। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है लुई फिशर, ऑप्शन बी कह रहा है विलियम एल शिवेर, ऑप्शन सी वेम मिलर, ऑप्शन डी नेगली फार्सन। इसका सही आंसर होगा ए, लुई फिशर। एक्सप्लेन भी किया गया है, देख लिया जाए। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। लुई फिशर कहाँ किस देश के पत्रकार थे? तो अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ था? तो वह था लुई फिशर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद एंड ऑप्शन डी करा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए कहा है, के लिए है का नारा दिया। ओके, तो दयानंद सरस्वती ने ही फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहले भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 यानी क्वेश्चन नंबर 35। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए कह रहा है 1916 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी से और ऑप्शन डी 1925 ईस्वी से। इसका सही आंसर होगा डी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1925 ईस्वी में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व प्रारंभ किया तो यह संस्था और प्रखर होकर उभरी और विभिन्न शहरों में कांग्रेस के समानांतर इसके अधिवेशन अत्यधिक नियमित रूप से होने लगे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। ढाका के नवाब थे, ध्यान रखना। संस्थापक नवाब कहाँ के थे? ढाका के। और कहाँ हुआ? दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी कह रहा है लियाकत अली खान। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी भी कहा जाता है, के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को प्रदान किया गया, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37। 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी कह रहा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका सही आंसर होगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करने का था। तिलक की अनुपस्थिति में एनी बेसेंट यानी बेसेंट की लोगों का नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण, यानी जब तिलक की मृत्यु हो गई 1920 में, तो एनी बेसेंट की लोगों का नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण आंदोलन विफल हो गया। विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा कर लिया। ओके, तो यह 1920 में स्वराज्य सभा कर लिया। अगला प्रश्न प्रश्न के 38 क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी फिनिक्स, ऑप्शन सी कर रहा है वर्धा और ऑप्शन डी कर रहा है सदाकत। इसका सही आंसर होगा बी, फिनिक्स। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी। यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को दी गई 3 एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थित भूस्वामियों के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 यानी क्वेश्चन नंबर 39। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए का रहा है एफ जी स्लाई, ऑप्शन बी का रहा है डी जे रीड, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सी, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। 1917 ईस्वी में गठित चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे, डी जे रीड, महात्मा गांधी, यल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, आगे हैं नारायण सिंह और जी रैनी इनके सदस्य थे तथा एम ई यल टैनर सचिव थे। तो इसके सचिव कौन थे समिति के? एम ई यल टैनर थे। राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को इसका सदस्य बनाया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार और एक्सप्लेन को देख लीजिए आप लोग। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, मतलब 3 कठिया पद्धति नील की खेती से संबंधित था। किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। 1917 में गठित चंपारण कृषि जांच समिति सरकार के द्वारा जो गठित किया गया था। समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे, डी जे रीज, महात्मा गांधी, यल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और जी रैनी इसके सदस्य थे तथा सचिव कौन थे? एम ई यल टैनर सचिव थे। राजा हरिप्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को इसका सदस्य बना दिया गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न संख्या 40 कह रहा है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिहार में जनजातीय आंदोलन से, ऑप्शन बी बिहार में मजदूर आंदोलन से, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन डी है बिहार में जाति आंदोलन से। इसका सही आंसर होगा सी, किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से रिलेट थे या संबंधित थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने 1929 में किया था और 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी। ओके, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। वह इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की या नींव रखा और इसके पहले अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41। 1920 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ए, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय। और कब इसका गठन हुआ था? 1920 में। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में एटक, इसे 60 में एटक कहते हैं। ओके, कैसे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे 60 में AITUC, एटक कहते हैं। इसीलिए एटक भी आपके एग्जाम में पेपरों में लिखा रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। एटक का गठन 1920 में किया गया। लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। उनके समर्थन के कारण
1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। 1931 ईस्वी में ट्रेड यूनियन का विभाजन हो गया और कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले नेता मजदूरों के हित के लिए आगे आए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन ए है स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी राउलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी का रहा है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी का रहा है वैयक्तिक सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो राउलेट सत्याग्रह के संबंध में, यानी राउलेट एक्ट यानी काला कानून आया, उसी के विरोध में जालियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और ब्रिटिश सरकार ने उस सभा पर गोली चलवा दी, क्योंकि जालियांवाले बाग में एक तरफ से ही जाने और आने का रास्ता था और ब्रिटिश इसीलिए भीड़ पहले भारतीय पहले वहाँ पर जो सभा हुई उसके लिए इकट्ठा हुई। ब्रिटिश सरकार ने उसे असंवैधानिक यानी गैर कानूनी घोषित करके भारतीयों पर, निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। करा है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। ये लोग राउलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। राउलेट अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। इसी का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था और इसे बिना वकील और बिना दलील का कहा गया। मतलब कि जो भी भारतीय इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाएंगे उन्हें अपना दलील या अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी? ओके, कौन सी टाइटल थी? हाजी उल मुल्क। ऑप्शन ए कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली, ऑप्शन सी है शौकत अली, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। इसका सही आंसर होगा डी, हकीम अजमल खां ने हाजी उल मुल्क की पदवी या टाइटल त्याग दी। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 ईस्वी में उन्हें प्रदान की गई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीम अजमल खां को यह टाइटल ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। 1921 एडी यानी 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन शाखा थी। ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी का रहा स्वदेशी आंदोलन की, ऑप्शन डी असहकार आंदोलन की। इसका सही आंसर होगा ए, खिलाफत आंदोलन की। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार एक्सप्लेन को और देख लीजिए, नॉलेजेबल है। केरल प्रांत में मोपला आंदोलन किसानों का हुआ था। कहाँ पर? केरल प्रांत में मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर हुआ था। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाया था।
ओके, जमाता जा रहा था, यानी खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ओके, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया यानी इसका सपोर्ट किया था परंतु इसका रिजल्ट नहीं देख सके। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी का राय मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी का राय चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ए बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं देख पाए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही, यानी पहले दिन ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका परिणाम नहीं देख सके। ओके, यानी उनकी मृत्यु कब हो गई? 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। ऑप्शन ए करा हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी है सूबों को अधिक शक्तियां, ऑप्शन सी करा केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। इसका सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अपार सफलता मिली। इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना का प्रसार किया। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1935। इसका सही आंसर होगा ए 1929। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। यानी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, मनाया जाएगा तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से यह परिपाटी या परंपरा चली आ रही है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में यानी गणतंत्र के रूप में हम लोग मनाते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए है अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए अब्बास तैयब जी। कह रहा है गांधी एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल को उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं। ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सी कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह भी नहीं होगा। डी कह रहा है ऊपर में से कोई यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा। कह रहा है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 12 नवंबर 30 से 19 जनवरी 31 तक। किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 2 सितंबर 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तीसरे का भी बहिष्कार किया, प्रथम में भी सम्मिलित नहीं हुए। ओके, तो एक बार डेट और देख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 31 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 करा निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी का रहा है अरोड़ा आसफ अली। इसका सही आंसर होगा ए सरोजिनी नायडू। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1919 ईस्वी में जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए। एक्सप्लेन को 1919 ईस्वी में जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 कह रहा है ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? ऑप्शन ए है जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए
जेल में गांधी का आमरण अनशन। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कूट शब्द भेज देगी। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 52। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ऑप्शन ए कह रहा है 74 व 79 यानी 74 व 79, ये तो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है क्रमशः 71 और 147, यही सही है। 71 पहले था, उसे बढ़ाकर 147 किया गया। सी कह रहा है 78 व 80, यह गलत हो जाएगा, अभी नहीं। डी कह रहा है क्रमशः 78 और 79, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, क्वेश्चन नंबर 53। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ए पंजाब। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू यानी PEPSU कहा गया। ओके। तो पेप्सू का फुल फॉर्म क्या था? पटियाला एंड ईस्ट, ओके, पंजाब स्टेट यूनियन, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो यह इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।